कुछ उदाहरणों के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये चर्चा क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो गई है। हाल फिलहाल में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि एयर ट्रैवल बहुत महंगा हुआ है, होटल के टैरिफ बहुत ऊपर गए हैं, टूरिज़्म में अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगाई देखने को मिली जब आप एक्सपीरियंस करते होंगे। तो ये किस बात का इंडिकेशन है? जैसे अगर आप एयर फेयर्स को देखें या होटल्स को देखें या एयर लोड को देखें तो इतनी ज़्यादा है कि मतलब जनवरी 2022 के सामने जनवरी 2023 में घरेलू जो एयर ट्रैफिक है उसमें 95% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। लोड फैक्टर अगर आप लेटेस्ट एकदम 19 फरवरी तक का भी देखें तो उसमें भी बहुत ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के पैरेलल जब आप होटल के टैरिफ देखते हैं तो अलग अलग इवेंट की वजह से कहीं स्टेट इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, कहीं एनर्जी समिट हो रही है, G20 हो रहा है, स्टेट इन्वेस्टमेंट समिट्स हो रही हैं, फिर अभी IPL भी आने वाला है, उसकी वजह से होटल के किराए भी बहुत बढ़ गए हैं। तो क्या होटल के किराए बढ़ गए हैं, एयर ट्रैवल महंगा हो गया है, या लग्जरी कार्स? ज़रा उसका भी एक नज़ारा आप देखिए। मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रखता हूँ तो थोड़ा मोटे तौर पर आपको समझने में आसानी होगी। मर्सिडीज़ की जो बिक्री है 2021 के सामने 21-22 के मतलब 21 के सामने 22 में कंपेयर करें जो अभी खत्म हुआ है वो 21 में 11,000 हुए थे, इस बार 15,800 है। इतनी महंगी कार है उसके बावजूद इतनी महंगी गाड़ी बिक रही है। ऑडी में पिछली बार 3300 यानी 2021 में 3293 बिकी थी, 2022 में 4187 बिक रही है। BMW को देखिए 8,236 के सामने 11,268। ये अब और महंगी गाड़ियाँ देख लीजिए, 474 पोर्श बिकी थी, इस बार 779, लगभग 800 गाड़ियाँ। लंबोर्गिनी और महंगी कार में आप जाइए तो 69 के सामने 92 कारें बिकी हैं। ये क्या दिखाता है कि ये किस टाइप की रिकवरी है, ये किस टाइप की ग्रोथ है? अब इसमें एक सवाल उठता है कि क्या जो मिड साइज़ के व्हीकल्स हैं या जो छोटी गाड़ियाँ क्या वो बिल्कुल नहीं बिक रही है, या जिस आलोचना की जाती है कि वो नहीं बिक रहे हैं? तो उसका भी एक नंबर देखिए आप। जनवरी चूँकि मंथ ऑन मंथ सेल्स आते हैं, जनवरी 2000 पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो पैसेंजर व्हीकल की ग्रोथ जो है 22% बढ़ी है, ऑल इंक्लूसिव। मतलब उसमें 5 लाख रुपए वाली कार से लेकर के ऊपर तक की कारों का नंबर आप देखें। टू व्हीलर में भी 10% की ग्रोथ है जनवरी में, और कमर्शियल व्हीकल में 16% की ग्रोथ है। तो ये भी दिखा रहा है। तो इसी को आज हम समझेंगे कि भाई ये क्या के शेप रिकवरी है, या इस रिकवरी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे इकॉनमी तक जाता है। क्योंकि जब आप किसी 26,000 रुपये डेली वाले होटल में रुकते हैं तो उसमें आपके सर्विसेज के लिए बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। क्लीनिंग का स्टाफ होता है, मैनेजमेंट स्टाफ होता है, फूड होता है, फिर आप जब कमरे से बाहर स्टेप निकालते हैं तो आपके लिए एक ट्रैवल की गाड़ी होती है। ये सब भी जॉब क्रिएट करते हैं। तो ये रिकवरी क्या है, इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो पैनल है, जो एमिनेंट लोग हैं, उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। अपने अपने क्षेत्र के विद्वान लोग हैं। पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी, क्योंकि ये कंज्यूमर इकोनॉमी पर ज़्यादा हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत बड़े बड़े नंबरों में नहीं कि GDP और फिस्कल डेफिसिट और ये सब नहीं, कॉमन सेंस वाली बात, कॉमन आदमी की समझने वाली बात। इसीलिए हमने बुलाया है, जिसका छोटा नाम है प्राइस, और उसके MD एंड CEO राजेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं। शुक्ला जी की एक रिपोर्ट आई थी बहुत पहले, हमने उस पर 1 घंटे का शो भी किया था कि कैसे मिडिल क्लास अगले 20-30 सालों में बढ़ेगा, जो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का उन्होंने हमारे सामने खा कर रखा था। तो इसलिए हमने सोचा शुक्ला जी से बेहतर कौन होगा इसको समझने के लिए। जॉब मार्केट की तस्वीर एक डिफरेंट कहानी करी। तो ग्लोबल हंट के MD सुनील गोयल जी हमारे साथ है। जॉब मार्केट में क्या है कि अभी छोटे स्तर पर देखिए तो बहुत जगहों पर ले ऑफ्स हुए हैं, छटनी हुई हैं कुछ जगहों पर, लेकिन उसके कंपैरिजन में आपको देखना चाहिए कि कोविड टाइम में भर्ती कितने हुए थे, वो भी एक नंबर कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहिए। तो गोयल साहब समझेंगे। इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना जी हमारे साथ होंगे, और साथ ही एयर इंडिया के पूर्व ED जितेंद्र भार्गव, जो खुद एयरलाइंस इंडस्ट्री को हम सबसे बेहतर समझते हैं कि ये इतने टैरिफ क्यों बढ़े हुए हैं और क्या रीजंस हैं। साथ ही पाइपर सेरिका के फाउंडर अभय जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। और अभय जी बहुत घूमते रहते हैं देश विदेश में, चैनल चेक इनके पास रहता है कि ग्राउंड से और ऊपर से मार्केट क्यों खुश हो जाता है नंबर्स पे, उस पर कनेक्ट बैठाएंगे। स्वागत सर आप सब लोगों का। राजेश शुक्ला जी, मैं तो बिल्कुल बेसिक सवाल आपसे पूछा, ये जो ग्रोथ हो रही है, जो तस्वीर आपके सामने में रखी, इस तस्वीर को क्या नाम दिया जाए? थैंक्स सर। इसको जैसे एक रहता कि सारे लोग हम सब लोग अपने अपने ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एक ही चीज़ हम इसमें कहेंगे कि पोस्ट कोविड एक नया कंज्यूमर इकोसिस्टम इंडिया को दिया है। इंडिया वैसे भी बड़ी ही कॉम्प्लेक्स एक मार्केट है, और इसको एक किसी चीज़ से डिस्क्राइब करना बड़ा ही एक किसी से बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये जो ग्रोथ हो रही है, ये कुछ हद तक जैसे जो हम आपसे पहले जैसे जो आपने कहा, जो डेटा हमने पहले दिया है, कुछ एक्सपेक्टेड लाइन पे हो रही है। एक दो चीज़ें हम कह रहे हैं कि जैसे उस समय हुआ था कि जो हमारे हिसाब से होता है इंडियन कंज्यूमर इकोनॉमी में, कि अगर GDP ग्रोथ हो रही है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ग्रोथ के जो फैक्टर हैं, हाउ इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द
different geographical cluster of economy. जी, तो राजेश जी 3 बातें आपकी महत्वपूर्ण समझी, इसको हम और एक्सप्लेन कराएंगे आपसे। एक, आपने कहा कि जो 30-35% मिडिल क्लास है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और दूसरा आपने कहा जो एस्पायरिंग क्लास है वो रिकवर कर रहा है, वो स्टैटिक नहीं है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात की जो हमको लगता है जनरली गेज करने में दिक्कत होती है कि नया क्लास एक जो क्रिएट हो रहा है वो डिमांड जनरेट कर रहा है। तो इस पर हम और थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन एक जो बिल्कुल ऑब्वियस दिखता है, भार्गव साहब आपका इलाका है, ये एयर टिकट इतने महंगे हुए हैं, इकोनॉमी क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास, बिजनेस क्लास, मतलब ज़बरदस्त है। ये क्या डिमांड लेड है, या मैं एकदम ब्लंटली कहूँ कि कोविड ने बड़ा नुकसान उठाया तो प्रॉफिट बना रहे हैं, या ये एक्चुअली रियल डिमांड है, इस वजह से इतने ज़्यादा बढ़ रहा है किराया? देखिए, डिमांड तो रियल है, पैसेंजर्स किराया दे के ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अब इसको समझने की ये चीज है कि हमारी मार्केट ऐसी थी पहले, जिसको हम हमेशा प्राइस सेंसिटिव मार्केट कहते रहे हैं, कि अगर एयरलाइन 5% फेयर बढ़ाती थी तो 1-2% ग्रोथ रिडक्शन हो जाता था, जिसके कारण एयरलाइन कभी भी मुनाफा नहीं बना पाती थी। बहुत सारी एयरलाइन हमारी मार्केट में बंद हो गई। लेकिन ये जो पिछले 3-4 महीने हम देख रहे हैं, ये एक नया ट्रेंड दिखा रहा है। एक तो एयरलाइंस के अंदर में डिसिप्लिन आ गया है, वो अपने फेयर्स को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, और ये बात इन्होंने गलत साबित कर दी है कि जब फेयर्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स गो डाउन। वो नहीं हुआ है। जब ये मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं, वो ये है कि एयरलाइंस अपने नंबर ऑफ फ्लाइट्स को मॉनिटर कर रही हैं, मॉडरेट कर रही हैं, कि जिसका सीधा का सीधा फायदा ये हो रहा है एयरलाइंस को कि वो लोड फैक्टर जो है वो 85+ 90% प्लस के ऊपर चल रहा है। जब लोड फैक्टर ज्यादा होते हैं, फेयर ज्यादा होते हैं, तो स्वाभाविक मुनाफा ज्यादा होता है। अबे जी, आप बहुत घूमते रहते हैं, जब भी फ़ोन करो तो आप पता लगा घूम ही रहे कहीं पे। तो जो भी राजेश शुक्ला जी ने कहा कि जो 60% आबादी है, जिसको एस्पायरिंग क्लास कहना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, वहाँ पे रिकवरी है। मिडिल क्लास तो खैर बढ़ ही रहा है खूब तेज़ी से, लेकिन एक आलोचना ये होती है कि साहब डिस्कनेक्ट है ना। ये जो के शेप की बड़ी क्रिटिकल आलोचना होती है, साहब के शेप रिकवरी, और अमीर सब मज़े कर रहे हैं और अमीर हो रहे हैं और गरीब आदमी के पास नहीं है। क्या ग्राउंड पर भी ऐसा ही है क्या? थोड़ी तो रिकवरी है अनइवन, वो दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे आप देखें डेटा, तो जो सस्ते वाले मोबाइल फ़ोन हैं उनकी सेल कम थी पिछले 3 महीने में, और ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि मोबाइल फ़ोन की सेल गिर जाएगी। और वो एक काफ़ी बड़ा तबका है जो काम के लिए, जो लेबरर्स हैं या जो एकदम उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एक सस्ता वाला फ़ोन होना। तो ये एक थोड़ी ताज्जुब की बात थी कि सेल क्यों गिरी मोबाइल फ़ोन्स की, और जबकि सबके पास रोज़गार है, लोगों को काम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं। एक मेरे को लगता है एक कम कंजम्पशन का इस तबके का एक रीज़न मेरे को लगता है ये है कि आरबीआई ने फिनटेक कंपनीज़ को काफ़ी टाइटली रेगुलेट किया है पिछले 2-3 महीनों से, क्योंकि एक काफ़ी फोर्स्ड लेंडिंग और फोर्स्ड कलेक्शन चल रहा था। तो अगर आप आरबीआई के पिछले 2-3 महीने के सर्कुलर्स देखेंगे और अभी भी जो आ रहे हैं, वो सारे इस लाइन पे हैं कि बैंक्स को डायरेक्शन है कि आप डायरेक्टली लेंड करिए, जो फिनटेक कंपनीज़ हैं उनसे पोर्टफोलियोज मत खरीदिए, फाइनेंस जो एग्रीगेटर्स हैं उनको टाइट किया है, कलेक्शन सिस्टम को बहुत ओवर रेगुलेट किया है इस टाइम पे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो तबका जो है, जो महीने के एंड में पगार मिलती है पर कंजम्पशन पूरा महीने चालू रहता है, जो बोरो करके करते थे। काम की किल्लत नहीं और सामान बिक रहा है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा और एक बार चलते हैं सरदाना जी के पास। सरदाना जी, थोड़ा ये बताइए कि ये सब अमीरों की ग्रोथ हो रही है क्या? 43-45 करोड़ वाले फ्लैट दिल्ली एनसीआर में एक कंपनी ने बेचे हैं ओवरनाइट। महंगे मकान, मैं तो हिरनदानी जी से अक्सर शो में बातचीत कर कहता हूँ कि 2, 3, 4, 5 BHK न सिर्फ बिक रहे हैं, मैं तो दाम भी बढ़ा रहा हूँ उनके, और ये सारे बिल्डर ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक आलोचना है, ये इसमें कितना दम है? क्या वाकई एक ऐसी इकॉनमी हम लोग बनते जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ वन साइडेड ग्रोथ हो रही है? सरदाना जी। नीरज जी, आप सबको मेरा प्रणाम। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जब आप कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं। हमें ये समझना होगा कि कोविड से पहले और कोविड के बाद भारत बदल गया है। हर लेवल पे बदलाव आया है, लोगों के सोचने में बदलाव आया है, काम करने के तरीके में बदलाव आया है। आज मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल देता हूं। आप अपने कॉलेज टाइम को याद करिए
कि आप जब कॉलेज जाते थे एडमिशन में, छुट्टियों में घर आते थे, वापस जाते थे, तो आप क्या बाई एयर जाते थे या बाई ट्रेन जाते थे या बाई बस जाते थे? आज आप छोड़ दीजिए, जो लोग कमा रहे हैं उनकी बातें सब छोड़ दो, कितने कॉलेज गोइंग बच्चे आज हिंदुस्तान में जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, आईआईटी कर रहे हैं, आईआईएम में पढ़ रहे हैं या किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में हैं, कितने बच्चे आपको दिखे होंगे जो दिल्ली से चेन्नई बाई ट्रेन गए होंगे या दिल्ली से बॉम्बे बाई ट्रेन गए होंगे? ट्रेन का डिस्टेंस अब मैक्सिमम ओवरनाइट हो गया। इसके आगे अगर होता है तो लोग कहते हैं यार बाई एयर चले जाओ, क्यों टाइम वेस्ट करना? क्योंकि डिफरेंस क्या है, लोग आज कंपेयर वो करने लगे यार अगर मैं ट्रेन बुकिंग भी करता हूं तो मेरे को 2,500, 3,000, 4,000 रुपए लग जाता है। अगर मैं सुपर फास्ट लेता हूं 1,000, 1,500 और जोड़ूंगा, फ्लाइट हो जाएगी, टाइम बचता है। लोगों ने इकोनॉमी, वैल्यू ऑफ टाइम, स्टेटस, स्पेंडिंग पावर, हर एंगल को रीअसेस किया है। इसलिए अच्छा, एक राजेश जी से मैं समझूं उससे पहले एक क्विक कमेंट मुझे चाहिए सुनील गोयल जी से। गोयल साहब, ये जो ले ऑफ की खबरें हम लोग सुनते हैं, स्टार्टअप में खास तौर पे बहुत ले ऑफ हुए, आईटी कंपनियों में हुए, क्या ये कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए या एब्सोल्यूट टर्म में कि भाई इन्होंने 2,000 निकाल दिए, 4,000 निकाल दिए, विप्रो वाले कह रहे हैं कि 46% का पे कट लोगे तो ज्वाइनिंग कराएंगे? किस संदर्भ में इनको देखना चाहिए? देखिए क्या है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूं इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो आज से कोविड से पहले तक अगर आप देखें तो ये जितने प्रोफेशनल वर्ल्ड या ऑर्गेनाइजेशंस थी ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्टेड थे मेट्रो सिटी तक। उसके बाद ये सारे के सारे स्प्रेड हो गए टियर 2, टियर 3 सिटी तक चले गए। आज की डेट में हाइब्रिड मॉडल्स हैं, डायनेमिक मॉडल्स हैं सब जगह। और आप देखें तो ड्यूरिंग द कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है ये टेक्नोलॉजी कंपनीज की और स्टार्टअप की हुए हैं, सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। भर भर के कंपनीज ने पैसा लगाया है, ग्लोबल फंडिंग आई है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, इनोवेशंस हुए हैं, यूनिकॉर्न्स बने हैं और लोगों को शायद 3 गुना 4 गुना सैलरीज भी मिली है उसके अंदर में। तो ये बहुत नॉर्मल है कि कहीं भी कोई भी चीज जितनी तेजी से ऊपर जाएगी तो एकदम से नीचे नहीं आएगी, तो कुछ तो नीचे आएगी। थोड़ा अलाइनमेंट तो होता है, वो स्टॉक मार्केट का भी बिहेवियर है, वो जॉब मार्केट का भी बिहेवियर है और वो इंटरनेशनल मार्केट का भी बिहेवियर है। तो अगर आप ओवरऑल मार्केट में देखें तो जब जैसी कोविड हिट किया, हर इकोनॉमी में, इंडिया हो, यूएस हो, जितने भी डेवलप्ड मार्केट है, सब ने मनी इन्फ्यूज किया इकोनॉमी के अंदर में, पैसा डाला उन्होंने और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा। बट वो पैसा डालने से क्या हुआ, लोगों की जो फर्स्ट 1 ईयर एंड 2 ईयर्स जो था उसमें लोगों की सेविंग काफी हुई उसमें, क्योंकि स्पेंड नहीं था, ट्रैवल नहीं था, आउटसाइड कॉस्ट नहीं था, मोस्टली लोग रिमोट से काम कर रहे थे, 60-70 प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद जैसे जैसे मार्केट ईज होता गया, वो जो सेविंग था वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होने लग गया, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखें, कार है, रियल एस्टेट है, ट्रैवल है, हॉलीडेज है, लोग स्टेप आउट कर रहे हैं, वहां कन्वर्ट होना शुरू हो गया। आज की डेट में भी ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आज की डेट में भी हाइब्रिड हैं या रिमोट है। अब ये छटनी तो ये है कि एक 2022 में एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी, 2021 और 22 में हर कंपनी को लगता था लोग मिलेंगे या ना मिलेंगे, तो उन्होंने ओवर स्टाफ कर लिया अपने आप को, बहुत ज्यादा हायर कर ली। जिस प्राइस पे लोग मिल रहे थे उस प्राइस पे मिले। हमारे पास ऐसे हजारों एग्जांपल है जहां के लोगों ने 2.5 गुना और 3 गुना सैलरी पे ज्वाइन किया। मेट्रो 2 और मेट्रो 3 सिटीज में, टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में अगर आप देखेंगे, जहां पे कि जॉब्स लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं थी, लोगों ने कंडीशंस रखी कि हम अपने होम टाउन से काम करेंगे और जॉब्स भर भर के कंपनी ने दी उसके बाद। तो अगर आप देखेंगे कोविड के बाद माइंडसेट तो जरूर चेंज हुआ है, लोगों ने, कि सबको लगा कि यार ज्यादा सेविंग करने से कुछ होगा नहीं, कर लो, पता नहीं लाइफ में क्या होगा नहीं होगा, ये तो एक माइंडसेट चेंज है। बट उसके अलावा जो अर्निंग हुई लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ट्रैवल पे टाइम रिड्यूस हुआ, रियल एस्टेट पे प्रेशर थोड़ा रिड्यूस हुआ, मेट्रो से टियर 2 टियर 3 सिटी की तरफ लोग गए, तो वहां पे जो स्प्रेड हुआ, इससे ओवरऑल एक ग्रोथ मिली है मार्केट को, ओवरऑल ग्रोथ मिली है। अब मैं अगर मैं आ जाऊं कि करंट मार्केट सिनेरियो में जो ले ऑफ्स चल रहे हैं, देखिए ये ले ऑफ हुए हैं ओवर हायरिंग की वजह से, ओवर प्राइसिंग की वजह से। क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है, स्पेशली जो आपने टेक्नोलॉजी कंपनीज के नाम बता रहे हैं, विप्रो है या इन्फोसिस है या टीसीएस है, जितनी कॉग्निजेंट है, जितने भी कंपनीज हैं, ये सारी ग्लोबल मार्केट को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आज की डेट में यूएस की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है काफी ज्यादा, वहां पे हायरिंग से और सर्विसेज थोड़ा रिड्यूस हुआ है। ऑब्वियसली बहुत नेचुरल है कि डायरेक्ट इंपैक्ट होगा इंडिया के मार्केट पे, इन स्पेशली इन आईटी एंड आईटी सर्विसेज कंपनीज पे, और यहाँ पे लोगों की रिडक्शन होगा, कॉस्ट में कटिंग होगी, इंक्रीमेंट्स थोड़ा कम हो जाएंगे, वो इफेक्ट होगा। क्योंकि 2021-22 में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत सारी कंपनी तो हायर ही नहीं कर पा रही थी अपने लिए।
तो इन सारे सिनेरियो को अगर आप देखें तो कंज्यूमर बिहेवियर मार्केट के डिमांड के पर्सपेक्टिव से बढ़ा, क्योंकि लोगों की सैलरी 1.5 गुना 2 गुना हो गई और लोग उसको इंक्रीज ले रहे थे, उसी कॉन्टेक्स्ट में समझना भी चाहिए। ले लेके जा रहे थे बिल्कुल। और जितने भी एक हॉस्पिटलिटी मार्केट थे वहां पे कुछ हैपनिंग्स नहीं थी, तो उन सब का कंसोलिडेशन का इंपैक्ट हमको 2022 के एंड या 23 में देखने को मिल रहा है। और गोयल जी एक आज बात आप कह रहे हैं ना, जैसे हम लोग इंटरनेशनली खबर पढ़ते हैं कि अमेजॉन ने अपने कुल स्ट्रेंथ का 3-5% लोगों को ले ऑफ कर दिया, एकदम इंटरनेशनल हेडलाइन बन गई। लेकिन उसके अंदर जाके कोई ये नहीं बताता कि कोविड दौरान 7.5 लाख लोगों की हायरिंग की थी उन्होंने। तब आपने क्यों नहीं बताया था कि अपनी क्षमता के दुगना इन्होंने हायर कर लिया है, अब उसमें से 20,000 निकाल लिए तो हम हेडलाइन बना देते हैं कि बहुत लोग निकाले। ये मैं भी लेटेस्ट 3 दिन पहले मैंने डेटा पढ़ा तो बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि कितनी गलत कॉन्टेक्स्ट में आप चीज़ों को रखते हो। जैसे राजेश जी कह रहे हैं कि आपने भर भर के जब हायर किए, मेरे घर में भी कई लोग थे जिनके पास 3 ऑफर लिए घूम रहे थे IT कंपनी के, ये देखो मेरे को ऑफर, कहाँ ज्वाइन करें ये नहीं समझ पा रहे थे। तो अब वो अलाइनमेंट सही वर्ड है कि वो अलाइन कर रहा है अपने आप को कि आपने इतना ओवर किया था तो थोड़ा सा नीचे आएगा। राजेश जी एक सवाल और समझाइए फिर आप हमें, क्या ये जो इस तरह की रिकवरी जो इस समय ज़्यादा एब्रेशन के साथ हमें दिख रही है, जिसको हम आलोचना करने की कोशिश कर रहे हैं, ये होती रहती है, ये क्या हमेशा नहीं थी? पहले नहीं होती थी कि पहले हमेशा मर्सिडीज़ कारें हर साल बिकती रहती थी, हम उसका जिक्र नहीं करते थे। आज इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि जो बेस बड़ा हुआ है उसकी वजह से हमको ज़्यादा दिखता है। राजेश जी और दूसरा एक विशेष जवाब जोड़ जब बताइएगा कि जब ये मर्सिडीज़ बिकती है तो उसको कोई चलाता भी तो है, उसकी रिपेयरिंग भी तो कोई करता है, उसके गैराज की सर्विसेज भी कोई देता है, होटल में भी सेम चीज़ हो रही है। तो जब क्या ये ट्रिकल डाउन होकर नीचे नहीं जा रहा का एम्प्लॉयमेंट में, कि नीचे वाले लोगों को, मतलब एक बार कार खरीद ली तो कभी हवा ही नहीं भराएंगे क्या आप? पेट्रोल भराएंगे नहीं भराएंगे उसमें आप, तो वो नीचे जॉब में क्यों नहीं कन्वर्ट दिखता हम लोगों को? देखिए इसको नीरज अगर हमें कहेंगे तो बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी पॉइंट हुआ। तो कुछ हम फैक्ट्स रखना चाहेंगे जिसके बेसिस हो सकता है समझना बड़ा आसान होगा। अगर आप प्री कोविड से पहले देखते हैं तो आपका हम केवल बॉटम 20% लीजिए, टॉप 20% लीजिए, केवल हमें 3 आंकड़े हम देते हैं जो कि फैक्चुअली सर्वे और रिजल्ट से आया है। ये कोई जैसे इसमें कोई ऐसा नहीं हाइपोथिकेशन है। आपका कोविड से पहले बॉटम 20% के पास 7% इनकम थी, माने 20% अगर पॉपुलेशन लीजिए उनके पास 7% इनकम थी। टॉप 20% के पास 45% इनकम थी। अब आप कोविड के दौरान देखिए क्या हुआ। जैसे कह रहे हैं कि ये नीचे पहुंच रहा है कि ट्रिकल डाउन हो रहा है, काफी हद तक हो रहा है। आपका जब कोविड आया तो उस समय बॉटम में यही 7% घट करके 3% हुआ और आपके टॉप वालों के 45 से बढ़ करके आपका जाकर के 54% हो गया। माने रिच, जैसे इनकम की बात करें, 100 रुपया इनकम है तो कोविड के समय 54 रुपीज जो है टॉप 20% के पास थी, केवल 3 रुपया आपके पास बॉटम का रहे। रिकवरी 2023 में जो अभी हम लोगों का डेटा आया है, ये 3% फिर बढ़ करके 5% पे पहुंची है। अभी माने जो पहले जो जितना था कोविड से पहले, अभी उसमें भी अभी 2% का डिफरेंसेस आ रहा है कि ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन जब तक वो उनका पुराना कंफर्ट जोन नहीं आएगा, वो आपको एक्सपेंडिचर में एक्सप्रेस होता हुआ नहीं दिखेगा। हमने एक बात की थी एक बार शुक्ला जी कैंटार वालों से, एग्जैक्टली उन्होंने मेरे को यही बताया कि रूरल इलाकों में लोगों के पास या छोटे शहरों में पैसा आ रहा है, लेकिन वो अभी सेव भी कर रहे हैं, थोड़ा बचा भी रहे हैं, क्योंकि वो 2 साल उन्होंने इतना झेला है कि वो एकदम ओवर स्पेंड नहीं करना चाहते, वो उस कंफर्ट जोन में आएंगे फिर करेंगे। तो ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे आ ही नहीं रहे, वो एकदम डेस्परेट सिचुएशन वो नहीं है। एग्जैक्टली यही बात आप भी कह रहे हैं कि वो जिसने अपनी दिक्कतें देखी वो कंफर्ट जोन में आएंगे और फिर मैं आपको शुक्ला जी एक छोटा सा ब्रेक लेना, मैं लौट के आता हूं। एक और स्टैटिस्टिक शुक्ला जी एक छोटा सा ब्रेक लेना, लौट के तुरंत आते हैं, कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे है ये कि ये कैसे समझा जाए इस पूरी सिचुएशन को। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत आता हूं वापस। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं के शेप रिकवरी की। एक तरफ बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखती, दूसरी तरफ नहीं दिखती, तो उसकी लोग आलोचना करते हैं, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। भार्गव जी मुझे आपसे एकदम छोटे छोटे जवाब चाहिए, सीधा सवाल, क्या ये जो ग्रोथ हमको दिखी है ये कंटिन्यू रहेगी ना, 19-20 चलती रहेगी ऐसे? देखिए बिल्कुल कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर आपने सुना है कि एयर इंडिया ने 470 हवाई जहाज को ऑर्डर दिया है, कुछ बेसिस है
इंटरनेशनल तो वन कैन एक्सप्लेन कि 70 हवाई जहाज जो लिए गए लॉन्ग हॉल के लिए, कि अभी जो हमारी मार्केट एमिरेट्स, इतिहाद, सिंगापुर एयरलाइन ले जाता है वो वापस एयर इंडिया के पास आ जाएगी जब विमान आएंगे लॉन्ग हॉल ऑपरेट करने के लिए। जहां तक डोमेस्टिक मार्केट है, स्वाभाविक है कि लोग ज्यादा ट्रैवल करते रहेंगे और ग्रोथ के ऊपर कोई शंका की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि इस हाई फेयर्स के ऊपर में इतना लोड फैक्टर्स और नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो खाली 1 मिनट के लिए एनालाइज करें, हम कहें कि अगर फेयर 10% ड्रॉप करते हैं तो कितने और पैसेंजर जो कि इस समय अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और ट्रैवल नहीं कर रहे हैं या डेफर कर रहे हैं, वो भी ट्रैवल करेंगे। बिल्कुल। अब जैसे टाटा ग्रुप ने इतना बड़ा ऑर्डर दिया है और भी कंपनी सुना जा रहा है, तो अगर रफली मान लें कि अगले 10-15 सालों के लिए 1000 विमान आएंगे तो 10-12-15 लाख करोड़ के हैं, तो कम से कम 25-30 साल की विजुअलिटी तो आप देखेंगे ना, तभी तो आएंगे। ये सारी सिनेरियो सुनने के बाद फिर बाजार क्यों चिंतित रहता है इतना? बाजार का नेचर है चिंता करना, मतलब ऐसे मतलब दिखाने के लिए, जैसे किसी छोटे व्यापारी से पूछो तो हमेशा दुखी रहता है, बिजनेस सही नहीं चल रहा है, वैसी वाली बात। आई थिंक मेरे को लगता है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं हमारे, वो चिंतित नहीं है, जो बल्कि मैं देख रहा हूँ जिस तरह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है, बहुत बिलीफ है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पे अगले 5 साल 10 साल के लिए, और वो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अपना खुद बिजनेस करते हैं, तो उनको एक कॉन्फिडेंस है बिजनेस का, खुद का देख रहे हैं, दूसरे का देख रहे हैं। आई थिंक थोड़ा जो सेलिंग आती है जिसकी वजह से मार्केट डामाडोल हो जाता है, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की ज़्यादा है, जो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से आती है। पर उधर भी नीरज जी मैं कहूँगा कि बहुत कॉन्फिडेंस है इंडिया की तरफ, और मुझे लगता है ये जो टेक्निकल फैक्टर्स हैं थोड़ा मार्केट को ऊपर नीचे करते रहते हैं, पर लॉन्ग टर्म स्टोरी जो है इंडिया की, वो तो मतलब कोई डाउट नहीं करेगा कि जिस तरह से चल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ और हर सेगमेंट का ग्रोथ चल रहा है, तो उसमें कोई स्लो डाउन होगा। तो जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा मार्केट में आएगा, और कैपिटल मार्केट तो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, मतलब वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने काफ़ी काम किया है, सेबी आरबीआई ने मिल के, कि इनको हम और वाइब्रेंट करें, लोगों को आने दें, हर एक को पार्टिसिपेशन का मौका मिले, तो उसका इम्पैक्ट देर सवेर आएगा। पर मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता, मुझे लगता है कि अच्छा है मार्केट, अगर नहीं चल रहा आपको एक अपॉर्चुनिटी है, फ्रैंकली अगर आपको कन्विक्शन है। हर माहौल में आप जो है ना मौका ढूंढ ही लेते हैं। सदानंद जी, मैं ऑलमोस्ट हर हफ्ते कम से कम 5 कंपनियों के मैनेजमेंट से बात करता हूँ। मतलब रेयरली मुझे कोई एफएमसीजी को छोड़ दें तो किसी ने ये कंप्लेंट नहीं की कि उनकी वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ी बहुत दिक्कत दिख रही है, जो कि राजेश जी ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन कोई चिंता के बादल आपको दिखते हैं कि हम लोग इतनी अच्छी बातें करें, लोग कहेंगे अच्छा देखो ये बैठ के सब तारीफों के पुल बांध रहे हैं, कोई चिंता भी है आपको, आशंका कहीं दिखती है सदानंद जी? जी हाँ, बिल्कुल आशंका दिखती है, और मेरे अपने असेसमेंट हैं, लेट मी शेयर विद यू। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे स्टार्टअप्स की। देखिए, आप .com के टाइम पे चले जाइए, मैं बहुत सारे स्टार्टअप से डील करता हूँ, मेरे पास 40 लेबोरेटरीज हैं, हर तरह के साइंटिस्टों से मैं डील करता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स क्या है, और ये देखिए कि स्टार्टअप्स में अगर आपको स्टार्टअप्स का सक्सेस रेट देखना है, तो आज हम बात कर रहे हैं करीब 80-90 हजार स्टार्टअप्स हिंदुस्तान में हैं। जितने आईपीआर फाइल होते हैं, मतलब नए आइडिया जो स्टार्टअप्स लेके आए हैं, वो मात्र 6000 है। सपोज वी टेक इट एज ए 10%। बाकी 20% और जोड़ लीजिए जो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करेंगे, पेटेंट नहीं है उनके पास। अगले 5-10 हजार और जोड़ लीजिए जो लोकेशन स्पेसिफिक होंगे, यूटिलिटी स्पेसिफिक होंगे, वो हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स, अगर आप बहुत क्रिटिकल और ऑनेस्टली उसका असेसमेंट करेंगे, दे वर ओनली लुकिंग एट वैल्यूएशन गेम। लेकिन जिस तरह से आईपीओज और स्टार्टअप्स बस्ट हुए हैं स्टॉक मार्केट में, उससे बहुत कुछ बदला है। ये सदानंद जी, सदानंद सर, मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे माफ़ी के साथ, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं भी इसमें थोड़ा क्रिटिकल हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्री मनी चल रही थी 0% या 0.25% पे, उसकी वजह से भयानक गेम हुआ है। और बिल्कुल सही बात है कि उन लोगों का ध्यान सिर्फ एडजस्टेड एबिटा और वैल्यूएशन में था। किसी ने ये नहीं सोचा कि आप एक ऑलरेडी रिसर्च चीज़ का यूज़ केस इस्तेमाल कर रहे थे और एक झटके में आप डिस्ट्रप्शन खत्म हो जाएंगे, जो कि हुआ है। इस पर सर मैं अलग से एक पूरा चर्चा करूंगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टअप कल्चर हमारा जो है, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें बहुत सीरियस क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं। लेकिन बहुत समय हमारे कम है। गोयल साहब, मुझे बहुत संक्षेप में बताइए कि जो जॉब मार्केट की तस्वीर है 2023 में कैसे रहने वाली है?
देखिए 2023 में जॉब मार्केट हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्टेड नहीं होगा। दो हमारी डिपेंडेंसी है विकसित बाजार पे, डेवलप्ड मार्केट पे, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरह की मार्केट। बट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसीलिए नहीं पड़ता है क्योंकि हम एक ऑलरेडी 50% या हाफ या 1/3 की कॉस्ट पे वर्क करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी के लोग हैं, एनालिटिक्स के लोग हैं, ITITS है, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। नंबर 2 में जो लोकल कंजप्शन है ई कॉमर्स के थ्रू में, आज गांव तक आज के डेट में डिलीवरी सिस्टम, लॉजिस्टिक्स सिस्टम के थ्रू प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं, तो एंड कंज्यूमर तक लोग जा रहे हैं। तो मार्केट में ये है कि बहुत ज्यादा जो एक एम्प्लॉय को, एक इंडिविजुअल को 5 ऑफर मिल रहे थे, वो डेफिनेटली नहीं होने वाला है 2023 में। हाँ, लोगों को लेकिन जॉब जरूर मिलेगी, लोग जॉब चेंज कर पाएंगे। जो बच्चे कॉलेज और इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजेस से आएंगे या ITI से आएंगे, उनको भी जॉब मिलेगी। सिर्फ इंडिविजुअल्स को अपनी एक्सपेक्टेशंस अलाइन करके रखनी है कि उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। देखिए आज की डेट में एक बहुत मिसमैच होता है जी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से एक बच्चे से आज के डेट में 8, 10, 15 से 20 लाख रुपए तक ले लेते हैं उसको 2 साल का या 3 साल का या 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स कराने के लिए। कम से कम 2 लाख ले लेते हैं, 3 लाख ले लेते हैं। अब उस बच्चे की और फैमिली की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि हमने इतने पढ़ाई में खर्च किया है तो आगे कम से कम इतना और इससे ज्यादा तो पैसा मिले। मार्केट उस चीज को सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि आज के डेट में जो बच्चा ट्रेंड होता है वो इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेंड नहीं होता है। तो ओवरऑल देखें तो ये सब अलाइनमेंट भी हो रहे हैं इंडस्ट्री में और मार्केट के अंदर में। बट हमारे यहाँ लोगों की डिमांड कंसिस्टेंसी से बनी हुई है। रीजन बिहाइंड हमारा लोकल ग्रोथ है, हमारा कंजप्शन मार्केट है, हमारे पास ग्लोबल मार्केट है जी। आज के डेट में हम लोग देखते हैं जो कंपनीज हमारे पास आती हैं उनको पूरी दुनिया में बड़े बड़े देश, छोटे देश, हर साइज के देश में जिस टेक्नोलॉजी के लोग, जिन फंक्शंस के लोग नहीं मिलते हैं वो लोग हमारी कंट्री में मिल जाते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ ट्रेंड हुए हैं या बाहर ट्रेंड होके आए। एक चीज हमारे यहाँ जो एबिलिटी है रिसोर्स का और जो कॉस्ट है वो बीटेबल नहीं है आज की डेट में भी। मार्केट के पर्सपेक्टिव से वो अनबीटेबल है आज की डेट में भी। और वही एक लालच है जो ये ऑर्गेनाइजेशन का हमारे यहाँ जो आपका हायरिंग वाला सेगमेंट है ना सर, एम्प्लॉयमेंट वाला, इसमें भी बड़ी मज़ेदार बातें हो रही हैं जो कि एक लंबी डिस्कशन मांगती हैं। एक तो आपने कहा स्किल सेट और डिमांड का मिसमैच, दूसरा कि जो लोग आ रहे हैं उनकी क्वालिटी कितनी एम्प्लॉयबल है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग और AI की तरफ लोग बढ़ चुके हैं। और आपने सही कहा कि 20-20 लाख रुपए देकर के लोग MBA करते हैं जो छोटे मोटे मशरूम वाले कॉलेज हैं, फिर एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 8-10 लाख के पैकेज से शुरुआत होनी चाहिए। ये भी एक अपने आप में बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसीलिए शायद हो सकता है विपणन का 40% कट लो तो ज्वाइन करो। तो खैर ये इश्यूज़ हैं। आज हमने जो चर्चा की कि जो ग्रोथ हमको दिख रही है वो उसमें कितनी रियलिटी है और कितनी के शेप और एस्पायरिंग क्लास के बीच में डिवीज़न हो रहा है और क्या इससे बहुत बड़ी एक चिंता कन्वर्ट हो रही है क्या, ये समझने की हमने इस शो में कोशिश की, जिसमें राजेश जी ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हमें समझाया और अपने अपने एक्सपीरियंस से, सारे लोग अपने अपने क्षेत्र के विद्वान लोग हैं, तो हमने समझने की कोशिश की कि ये देश इस वक्त किस तरीके से हो रहा है। और अब आप जो इस शो का नाम है कि इस तरक्की को क्या नाम दूँ, मुझे लगता है समझने के बाद अब आप लोग खुद अपने अपने इस तरक्की को नाम दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।